जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अभी हम लोग एसएससी जीडी 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो हिंदी में सवाल आया था उन सभी को डिटेल में जानते हैं। तो अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चंस आपको 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप पूरा सेशन को देखते हैं तो आपको ना क्लास करने की ज़रूरत, बस यही देखिए, आप देखते हैं, अगर पूरा सेशन को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। मुहावरा दिया गया, उसके लिए शब्द पूछा गया। तो मुहावरा क्या है? तो मुहावरा यहाँ पे नानी याद आना। नानी याद आना का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पहला है नानी को याद करना, दूसरा है छुप कर बैठ जाना, तीसरा है मुसीबत देखकर घबरा जाना, और चौथा किसी से मिलने का मन करना। इसका आपका सही सवाल हो जाएगा सी। नानी याद आना का मतलब मुहावरा का सार्थक शब्द हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना। यहाँ पे देखिए, नानी याद आना का अर्थ होता है मुसीबत देखकर घबरा जाना। वाक्य का प्रयोग, इसको वाक्य बनाकर कैसे प्रयोग करेंगे? तो वाक्य देखिए, अचानक आए कोरोना वायरस ने हमारे गांव से दूर रह रहे मजदूरों की नानी याद दिला दी। तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ मुहावरा देख लेते हैं और उसका अर्थ। जैसे कान भरना, कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। वाक्य में इसका प्रयोग होता है उसने उनका कान भर दिया। मुहावरा तंग करना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे, बच्चों ने टीचर को तंग कर लिया। तंग कर लिया है ना। फिर एक मुहावरा और है, कमर कसना। कमर कसना का अर्थ है तैयार होना। अर्थ इसका वाक्य कैसे बनेगा? परीक्षा पास है, कमर कस लो। अब यहाँ देखिए मुहावरा क्या होता है। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास है। मुहावरा शब्द जो मुहावरा ये शब्द है, ये शब्द अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, वो मुहावरे कहलाते हैं। इसमें से एक उदाहरण देख लीजिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होता है? ये भी एक मुहावरा है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ देखें तो सबसे पृथक काम करना। पृथक मतलब अलग होता है, सबसे अलग काम करना। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम। विलोम पूछा गया है अनंत का, तो अनंत का विलोम, विलोम मतलब उल्टा होता है। तो अंतहीन, अंत, अनंग या असीमित होता है। तो अनंत, अनंत का जिसका अंत ना हो, तो अनंत का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अंत, जिसका अंत हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं अनंत का अर्थ। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, या फिर असीम भी उसको बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी है, जिसका अंत का अर्थ होता है समाप्त या फिर खत्म हो जाना। अब शाब्दिक अर्थ और भी यहाँ देख लेते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ है अंतहीन। अंतहीन का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, उसे अंतहीन कहते हैं। या फिर अनंग, अनंग का अर्थ है जो ऑप्शन नंबर सी में है, बिना शरीर का। तीसरा असीमित, असीमित का मतलब क्या होता है? जो सीमित ना हो, अनलिमिटेड है ना, वो असीमित होता है। अब यहाँ पे कुछ विलोम शब्द को देख लेते हैं, परीक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जड़, जड़ का विलोम होता है चेतना, वक्ता का श्रोता, और उन्मूलन का रोपण, आघात का प्रतिघात, अनिवार्य का ऐच्छिक, आवृत्ति का अनावृत्ति, और विज्ञा का आज्ञा, आलोक का तिमिर, और कृत्रिम का प्राकृतिक। ये कुछ विलोम शब्द थे जो आपको याद रखने चाहिए। अब देखिए विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण है, इसको भी आप सुनते हैं तो आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। जैसे अच्छा बुरा, लाभ हानि, ये सब क्या? अच्छा का विलोम क्या हो गया? बुरा। लाभ का विलोम क्या हो गया? हानि। ये विलोम शब्द है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अव्यय से बने विशेष शब्द नहीं है। अवयव से बने विशेष शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपको अलग, बाहरी, पिछला या कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी जो है वो अवयव विशेषण शब्द नहीं है। अब यहाँ देखिए, जो अगला हो गया, बाहरी हो गया और पिछला, सभी शब्द अव्यय से बने हुए विशेषण है, लेकिन जो कैसे शब्द है वो अव्यय से बने हुए विशेषण नहीं है। अब यहाँ देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है। वह शब्द जो हमें
क्रियाओं के विशेषता का बोध कराता है वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे बोलता है, क्रिया विशेषण के भेद। अब देखिए क्रिया विशेषण की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वो है कालवाचक क्रिया। इसकी परिभाषा को जानते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वैसे मतलब काल का मतलब ही होता है समय। जैसे उदाहरण में इसको देखते हैं, राघव कल मेरे घर आया था। यहाँ पे देखते हैं काल, जो कल आया था मतलब समय पीरियड की बात कर रहा है तो कल, तो ये क्या बता रहा है, कालवाचक। अब यहाँ पे देखते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक किसे कहते हैं, तो रीतिवाचक की परिभाषा को देखें तो ऐसे क्रिया विशेषक शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराता हो वो शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखते हैं, सरला ध्यान से पढ़ती है, अनीता फटाफट पढ़ती है। तो देखिए क्रिया मतलब जो उसका बता रहे कि एक ध्यान से पढ़ रही है और एक फटाफट पढ़ रही है, तो ये उदाहरण है रीतिवाचक का। अब यहाँ पे देख लेते जो तीसरा जो वाचक है, तीसरा विशेषण है वो है वाचन स्थानवाचक। स्थानवाचक ऐसे अभिकारक शब्द जो क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखें, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अंदर पढ़ता हूँ। तो ये स्थान बता रहा है बाहर और अंदर, तो ये हो गया स्थानवाचक। फिर अगला जो है वो है परिणामवाचक। परिणामवाचक ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिसका क्रिया का परिणाम, संख्या या मात्रा का पता चले वे शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक जैसे तुम थोड़ा कम खाओ। यहाँ पे देखिए परिणाम बता, तुम थोड़ा कम खाओ, वह बहुत ज्यादा दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कम और ज्यादा परिणाम बता रहा है, तो ये परिणामवाचक क्रिया हो गया। अगला सवाल देखते हैं, आज विद्यालय में शिक्षक ने अंतरिक्ष खेलने को कहा, अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी शब्द चुनिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आज विद्यालय में शिक्षक ने अंताक्षरी खेलने को कहा, ये पूरा एक वाक्य दिया गया है। ये वाक्य में आपको एक अशुद्ध लिखा हुआ है, वो अशुद्ध को आपको छांटना है। तो शिक्षक देखे तो शिक्षक ऐसे ही लिखते हैं, विद्यालय भी ऐसे ही लिखा जाता है, खेलने को कहा तो ये भी ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन अंताक्षरी की बात करें तो ये अंताक्षरी आपका इस तरह से नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका देखिए अंताक्षरी इस तरह से ना लिख करके ये अंत आ में बिंदु और अदत या छरी अंत्याक्षरी इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द दिए हैं, उसके शुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप पूरा सेट को देखिएगा तो ये वाला आपको कितना बार एग्जाम में आया है वो आपको दिखाई देगा। जैसे महत्व ऐसे ना लिखकर महत्व ऐसे लिखते हैं, महत्व में, और वह उज्जवल, उज्जवल को ऐसे ना लिखते हैं। उज्जवल देखिए पढ़िएगा तो आपको प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से होगा उज्जवल, लेकिन उज्जवल दोनों में आधा आधा जा होता है। कवित्री को कवयित्री लिखते हैं ना, रसायन को ऐसे ना लिखते हैं, मूर्धन्य ना दे करके ना लिखते हैं। वर्तनी क्या होता है, किसी शब्द में आए हुए अक्षरों की मात्रा सही कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का संबंध उच्चारण से होता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थी क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थी क्रिया का सही कर्म चुनिए, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा है, बजवाना, बजवाना, बजना या बजाना। सेकंड ऑप्शन है कराना, करना या फिर करवाना, उठना, उठाना या उठवाना, सुनना, सुनवाना या फिर सुनना। तो इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, उठना, उठना, उठाना और उठवाना। देखिए मूल क्रिया पृथक प्रेरक क्रिया के और द्वितीय प्रेरक क्रिया का सही शब्द जो है वो उठना, उठाना और उठवाना है। अन्य विकल्प देखें तो बजना, बजना का बजाना और बजवाना हो जाएगा, है ना, जो कि यहाँ लिखा हुआ है बजना, बजना ना होकर के अगर बजाना लिखा हुआ रहता तो ये सही हो जाता। करण, यहाँ पे देखिए कारना लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे करना सही होगा। और अगर फोर्थ नंबर में देखें तो यहाँ पे सुनना सही है, पहला वेरीफाई करता, दूसरा में जो सुनवाना ना होकर के सुनाना हो जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका वेरीफाई कर रहा है, ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्रिया क्या होता है, परिभाषा क्रिया के देखें, क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराता है, वो क्रिया कहलाते हैं।
क्रिया यहाँ पे देखिए और क्रिया की परिभाषा। तो सबसे पहले जो आता है वो है मूल क्रिया। मूल क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। वो जो क्रिया मूलधन से ही बनती है उसे मूल क्रिया या रूढ़ क्रिया कहते हैं। दूसरा जो है आपका वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है ना। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो इसका परिभाषा जानते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुए कार्य करने को प्रेरित देता है, वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करने और दूसरे को कार्य करने का प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दोपहर लिख करके डैश दे दिया गया। अब आपसे सवाल पूछा गया, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिए गया है, इस चारों में से कौन वहां पे हो सकता है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हैं कि दोपहर, इसको बिठा करके देखते हैं। यहाँ पे दोपहर को साथ में ले चलेंगे। तो दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का संगम, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है दोपहर का अर्थ होता है दो पहरों का कदाचर। तीसरा है दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। और चौथा जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का अनाचार। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोपहर का समाहरण दोपहर कहलाता है, दोपहर के बाद का समय अपहरण कहलाता है, और दिन का पहला भाग सवेरा और दोपहर तक का समय को पूर्वाह्न कहते हैं। ये सभी तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। अब यहाँ देख लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द, जिसका खंडन ना हो सके उसको क्या कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो देखिए ये सवाल पिछले में भी आया था। तो जो जिसका खंडन ना हो सके वो अखंडनीय हो जाएगा, है ना। तो देखिए अखंडनीय सिर्फ एक में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। जिसका खंडन ना हो सके वो अखंडनीय कहलाता है। यहाँ पे देखिए अखंडनीय जिसका खंडन ना हो सके। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है समूल, समूल का वाक्यांश हो जाएगा जड़ से युक्त। उसके बाद एक है खंडनीय, ऑप्शन नंबर बी में। तो खंडनीय का अर्थ होता है जिसका खंडन हो सके उसे खंडनीय कहते हैं। तीसरा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है खंडित, खंडित का मतलब होता है टुकड़े किए हुए। अब देखिए शब्द और वाक्यांश, दुर्गम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे जो शब्द और उसके वाक्यांश परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दुर्गम, दुर्गम का वाक्यांश हो जाएगा, वाक्यांश जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। आगम, अगम जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं। दुष्कर, दुष्कर का वाक्यांश है जिसे करना बहुत कठिन हो। अब देखिए वाक्यांश क्या होता है। वाक्यांश की परिभाषा की बात करें तो वाक्यांश जब अनेक शब्द के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिनका विवाह ना हुआ हो अपरिणीति, है ना, अपरिणीत कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, जो सबसे उपयुक्त है उस विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि है क्या। तो मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा, मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बैठा, बसा। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए किसी और स्थान पर, इसके जगह पे क्या आएगा, इसमें से 4 आपको एक चुनना है। तो पहला ऑप्शन है तत्र, दूसरा अन्यत्र, तीसरा सर्वत्र, और चौथा जो है आपका वो है आयत्र। तो यहाँ पे 8 नंबर की बात करें तो यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना, अन्यत्र। तो किसी और स्थान पर के स्थान पे अगर हम अन्यत्र लिखते हैं तो अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरा जगह, इसका मतलब ही होता है दूसरा जगह। तो यहाँ पे पूछा भी किसी और स्थान पर मतलब दूसरे जगह पर, तो दूसरे जगह पर या फिर और कहीं भी बोल सकते हैं, और कहीं। अब यहाँ देखते हैं कुछ अन्य जो विकल्प दिए हुए ऑप्शन दिए हुए, उन ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे तो पहला ऑप्शन है जत्र, तत्र। तो तत्र का अर्थ होता है उसी स्थान पर, उसी स्थान पर। उदाहरण, उदाहरण अगर यहाँ पे देखें आपसे पूछे कि राम ने अपने दोस्त को बुलाया और उसके पास तत्र ही खड़ा हो गया, मतलब जहाँ पे बुलाया वहीं पे खड़ा हो गया। दूसरा जो है आपका ऑप्शन वो है सर्वत्र, सर्वत्र का
अर्थ है सब जगह, सब जगह। उदाहरण, मेरे पिताजी ने यहाँ खरीदारी की लेकिन सर्वत्र बंदर ने उन्हें चुरा लिया। ठीक, सब जगह है ना, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया वो है अत्र। अत्र होता है इसी स्थान पर। अब इसका उदाहरण देखिए कैसे बनेगा। तो कृपया अत्र अपने नाम दर्ज करें। अत्र मतलब इसी स्थान पर अपना नाम दर्ज करें। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस जल में अनेक जीव हैं। अब यहाँ पे देखिए जल में अंडरलाइन किया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा, रेखांकित। रेखांकित जल में क्या हुआ, शब्द का विलोम। अब जल का विलोम शब्द पता रहना चाहिए। विलोम मतलब एक शब्द के अनेक शब्द से विलोम शब्द कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सलील, तालाब, थल या फिर स्थान। तो यहाँ पे देखें तो जल का विलोम मतलब उल्टा है ना, विलोम मतलब उल्टा शब्द। तो जल का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जल का हो जाएगा थल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देखिए वाक्य में जल में अनेक जीव, जल में अनेक जीव, जल का पूछा गया है। तो जल का अर्थ होता है पानी और थल का अर्थ होता है स्थान, जगह या फिर स्थल। अब देखिए देख लेते हैं बाकी जो ऑप्शन बचे हुए हैं। सलील, सलील का अर्थ होता है, सलील का अर्थ होता है वर्षा या फिर वर्षा का जल। तालाब, तालाब का अर्थ होता है छोटा जलाशय, आप सभी जानते हैं तालाब को। स्थान, स्थान का अर्थ होता है जगह। अब कुछ अन्य विलोम शब्द को देख लेते हैं। ये विलोम शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार जब चीजें आती हैं तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। जड़ का विलोम शब्द होता है चेतना। वक्ता का होता है श्रोता। उन्मूलन का विलोम शब्द देखें तो रोपण होता है। उन्मूलन मतलब उखाड़ना, तो उसका रोपण हो जाएगा। आघात, मारना, तो उसका प्रतिघात। अनिवार्य का ऐच्छिक, आवर्ती का अनावर्ती, और विज्ञा का आज्ञा, आलोक का तिमिर और कृत्रिम का प्राकृतिक। ये कुछ विलोम शब्द के विलोम शब्द हैं। अब यह देखिए विलोम शब्द क्या है। तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे अच्छा का बुरा, लाभ का हानि। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दो घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है दो घोड़े पर सवार होने। पूछा क्या गया, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। यहाँ पे देखिए 4 शब्द दिए गए, 4 ऑप्शन, इसमें से इसके स्थान पे कौन सा उपयुक्त होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे जो पहला वो त्रिरंगी नीति या दुरंगी नीति या सवारी नीति या फिर सफल नीति। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो घोड़े का बात किया, तो दो घोड़े से आप सवारी मत ले लीजिएगा, है ना। तो दो घोड़े मतलब सफल आप नहीं, अगर आप दो रंग की अगर नीति रखते हैं तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा और टारगेट को अचीवमेंट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाक्य में दो घोड़े पर सवार होना से तुम सफल नहीं होगे। रेखांकित जो है वो शब्द दुरंगी नीति है। दुरंगी नीति का अर्थ क्या होता है, दुरंगी का नीति का अर्थ होता है दो तरह का अर्थ, कभी इस पक्ष के अनुकूल और कभी उस पक्ष के अनुकूल। आपको अगर एक जिसमें सफलता पाना, आपको एक चीज को टारगेट करना पड़ेगा और उसी को, दूसरा बारे में आपको सोचना ही नहीं है, तभी आप सफल बन पाइएगा। जीडी 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 बस जीडी। अब देखते हैं कुछ मुहावरे और उनका अर्थ। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। अगला देखते हैं आकाश से बात करना। आकाश से बात करना काफी ऊंचा होना। उंगली पर नाचना, उंगली पर नचाना, अर्थ होता है वश में करना। जख्म पर नमक छिड़कना का अर्थ होता है दुखी या परेशान को और परेशान करना। उसके बाद अगला है दिल बाग बाग होना, मतलब अत्यधिक हर्ष होना, मतलब खुशी होना। यहाँ देखिए मुहावरा क्या होता है। मुहावरा देखिए, मुहावरा अभी आपको हमने बताया, मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का व्यक्त करता है, वो सब मुहावरा कहलाता है। उदाहरण अगर देखिएगा तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है सबसे पृथक का काम, सबसे अलग काम करना। अगला सवाल देखते हैं, ऊंट की मुंह में जीरा, मुहावरा दिया गया, इसका अर्थ पूछा गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अधिक खाने वाले को कम खाना, एकदम ऑप्शन नंबर पहला एकदम लग गया, है ना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत ज्यादा खाने वाला ऊंट देखते हैं, उसको छोटा सा खाना देंगे तो क्या होगा, तो वही बोला अधिक खाने वाले को कम देना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ और मुहावरे और उसके अर्थ। देखिए जब मुहावरा आ रहा है तो वहां पे हम आपको 1 2 3 जितना हो सके मुहावरा आपको बता रहे हैं कि आपको कम से कम इतना अगर आप याद कर लेते तो कम से कम 70 से 80% हिंदी में आप आराम से कीजिएगा।
एकदम आंख बंद करके आना ही है, क्योंकि जीडी हर साल अपना, आपको पता है एसएससी वो क्वेश्चन को चेंज नहीं करता, बस बार बार रिपीट करता है। प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुहावरा देख लेते हैं, जैसे पोल खोलना। पोल खोलने का अर्थ होता है भेद प्रकट हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखें तो जब अध्यापक ने विद्यार्थियों को से पूछा कि कक्षा में खिड़की का कांच किसने तोड़ा, तो उमेश के मित्र ने उसकी पोल खोल दी, है ना। तो देखिए यहाँ पे पोल खोलना इस वाक्य में हम लोग प्रयोग किए हैं। अब देखिए कोल्हू का बेल होना। कोल्हू का बेल होना मतलब हर समय काम करने वाला को कोल्हू का बेल मतलब बहुत मेहनती। इसका वाक्य देखें तो भाई साहब थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो, आप तो कोल्हू के बेल हो रहे हैं। अब अगला है धाक जमाना। धाक जमाना का अर्थ होता है रौब जमाना। जैसे यहाँ पे वाक्य में देखिए, गीदड़ ने शेर की खाल पहनकर सब जानवरों पर धक जमाना चाहा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियां को पहचाने। गलत है, उसको पहचानना है। तो देखिए पहले पढ़ लेते वाक्य क्या है। वह आया परंतु मैं नहीं गया। अब यहाँ पे देखिए बस ये 1 2 3 आया, तो आया देखिए इस तरह से लिखते हैं, आया। गाय गया, गया इस तरह से, और परंतु, ये परंतु और वह। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे छांटना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लिखते हैं तो आप तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परंतु की बात करें तो ये ता देखो दुर्गऊ की मात्रा है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे परंतु की अगर बात करें तो परंतु कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ट में हर्तऊ की मात्रा देते हैं, तो ये परंतु इस तरह से है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए वाक्य रचना में, वाक्य की जब रचना होती है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वर्तनी से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है जिसका संबंध विभिन्न प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसको बोलते हैं यहाँ पे देखिए वर्तनी। वर्तनी मतलब कुछ गलत दिया है वो उसको आपको सही करना है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में संज्ञा संबंधित अशुद्ध, जैसे अशुद्ध में बात करें तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, ये देखिए गलत है। तो यहाँ पे क्या गलत है, तो देखिए मैं रविवार के दिन नहीं है, के दिन नहीं, रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। अब रविवार यहाँ पे बोले हैं और यहाँ पे दिन भी बोल दिए, रविवार दिन। तो यहाँ पे अगर ये बोले तो ये अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध तरीका से मैं रविवार को तुम्हारा घर जाऊंगा, ये सही है, शुद्ध है। अब यहाँ पे देखिए लिंग संबंधित अशुद्धियां को देख लेते हैं। अशुद्धियां पूछी ही जाती है, एक क्वेश्चन इसमें आता ही। तो लिंग संबंधित अशुद्धियां में बात करें तो देखिए सविता ने जोर से हंस दिया, ऐसा बोलेंगे तो ये गलत है। तो शुद्ध क्या होगा, सविता जोर से हंस दी, अगर ऐसे बोलते हैं तो ये सही है। अब वचन संबंधित अशुद्धि को देखें तो अशुद्ध मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं ना। इसमें क्या हो गया, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, इस तरह से बोलते हैं। तो वचन संबंधित ये वाक्य सही है। तीसरा देख लेते हैं कारक संबंधित अशुद्धियां को कैसे शुद्ध है। तो अशुद्धियां देखो सबसे नमस्ते, सबसे नमस्ते अगर बोलेंगे तो बोलेगा पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबको नमस्ते। सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां को देखें तो सर्व अशुद्ध के देखें आपको काम करें, आप आपका काम करें, ऐसा तो नहीं करते हम लोग, क्या बोलते हैं, आप अपना काम करें। तो आप जब अशुद्ध लिखा हुआ रहेगा, जब उसका शुद्ध ऑप्शन देखिएगा तो वो आप खुद से मतलब सही टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सवाल, जिसने चिता किसी विषय से दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको इसमें क्या करना है, ये जो आपको इसमें से उपयुक्त शब्द में विकल्प कीजिए। वाक्यांश के लिए देखिए, आप वाक्यांश बोले थे अनेक शब्द के लिए जो एक में जो हो जाता है उसको बोलते हैं वाक्यांश। अब इसके लिए ये पूरा शब्द के लिए कौन सा शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है जो वो आपका है दत्तित चित्र, और दूसरा जो है विषयचित, तीसरा अग्रसोची, और चौथा जो है अग्रगामी। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इस ऑप्शन के लिए जो है वो दत्ताचित सही है। यहाँ पे देखिए दत्ताचित जिसका चिता किसी विषय से दिया गया है, इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो अन्य विकल्प दिया गया है, विषयचित का वाक्यांश क्या होगा, विषय के बारे में जानकारी रखने वाले को विषयचित कहते हैं। अब यहाँ पे जो अग्रसोची मतलब अग्र मतलब आगे, सोची मतलब सोचने वाला, इससे आप खुद ही बना सकते हैं ना।
सेंटेंस को अगर इसको तोड़ तोड़ के पढ़े तो अग्र मतलब हो गया आगे, भविष्य, आगे तो भविष्य होता है, भविष्य की बातें के बारे में पहले से ही विचार करने वाला को अग्रसूची कहते हैं। अब यहाँ होता है अग्रगामी, अग्रगामी मतलब वह जो आगे चले, उसे बोलते हैं अग्र मतलब आगे, गामी मतलब चलना, है ना, तो वह जो आगे चले वह अग्रगामी कहलाता है। ये 3 ऑप्शन का आपका सवाल का जवाब है। अब यहाँ देखते हैं कुछ दुर्गम, दुर्गम का वाक्यांश की बात करें जहां पहुंचना कठिन हो। देखिए आपको मैंने पहले भी रिवीजन किया और दूसरा बार भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी सवाल आता है तो उससे रिलेटेड जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपके दिमाग में ये बैठ जाए। फिर अगम, अगम का वाक्यांश की बात करें जहां पहुंचा ना जा सके वो अगम कहलाता है। दुष्कर, दुष्कर जिसे करना बहुत कठिन हो। अब वाक्यांश की परिभाषा तो आपको मैंने बता ही चुके हैं पहले से ही। अब यहाँ देखते हैं अगला सवाल, हिमालय। यहाँ पे हिमालय भारत का ताज है, तो यहाँ पे हिमालय में अंडरलाइन किया गया है। सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। रेखांकित शब्द में उचित पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रभा, गिरिराज, शरण या आसव। तो यहाँ पे हिमालय की पर्यायवाची शब्द बात करें तो हो जाएगा गिरिराज। पर्यायवाची शब्द मतलब उल्टा शब्द है ना, मतलब एक ही शब्द के अनेक शब्द। जो गिरिराज का मतलब भी हिमालय होता है, अभी आपको मैं डिफाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए हिमालय का पर्यायवाची शब्द जिसको हिमगिरी भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं, गिरिराज भी बोलते हैं, पर्वतराज भी बोलते हैं, नागपति भी बोलते हैं, हिमपति भी बोलते हैं, नागराज, हिमाद्री, ये सब इन्हीं के नाम है, हिमालय के। अब यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल जो है वो है प्रभा, तो प्रभा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रश्मि, रश्मि, अंशु, अर्ची, गो, कर, मयूख, मचीरी, मरीचि, ज्योति, ये सब प्रभा का पर्यायवाची शब्द है। शरण की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आश्रय, रक्षा, बचाव, छा या फिर छत्र छाया, ये सब शरण का पर्यायवाची शब्द है। आवास, आसव, आसव की पर्यायवाची शब्द करें तो मद, मदिरा, शराब या फिर हाला, ये आसव की पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे नीर, नीर का पर्यायवाची शब्द में क्या क्या आएगा, तो वारी या पानी, सलील, अंबु, तोय, पय, ये सब क्या है नीर की पर्यायवाची शब्द, पानी जिसको हम लोग बोलते हैं। और व्यम की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो व्यम की पर्यायवाची शब्द अंबर, आकाश, गगन, अनंत, अंतरिक्ष, ये सब व्योम की पर्यायवाची शब्द हैं। सुधाकर की बात करें तो सुधाकर, ये सब इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द तो बहुत हैं लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चंद्रमा, निशा, निशाकांत, इंदु, शशि, सुधाकर, मयंक, ये सब सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए शब्द की पर्यायवाची शब्द का परिभाषा की बात करें, जिन शब्द से समान अथवा आंशिक समान अर्थ का बोध होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, एक ही जैसे, मतलब वो नाम अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है। ये उदाहरण के लिए यमुना का अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो करजा, रविजा, सूर्यजा, या दूध की बात करें तो अमृत, क्षीर या फिर गोरस, ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे। अगला सवाल देखते हैं आकलन, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। आकलन का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का डिफाइन तो मैंने आपको अभी किया, तो आकलन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आकलन, आकलन का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा अग्नम, है ना, अग्नन, अग्नन आकलन का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ आकलन का अन्य पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं, तो ये पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अगणन, और भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अर्थगणन, मूल्य निरूपण, आंक, कुद, तखामीन आदि, ये सब आकलन के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन में जो गगन है, गगना, गगना की पर्यायवाची शब्द, सॉरी गणना, गणना की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गिनती हो जाएगा। गणना मतलब गिनती करना, हिसाब या फिर तखमीना, शुमारी, काउंटिंग, परिसंख्या, ये सब गणना की पर्यायवाची शब्द हैं। जो तीसरा ऑप्शन में दिया गया है आपका वो है शरण, शरण की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आश्रय, रक्षा, बचाव, छाव या फिर छत्र छाया हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका नूतन, नूतन की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो नया, नवीन, ताजा, अभिनव या फिर आधुनिक होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हमने आपको बताया जैसे नीर का पर्यायवाची शब्द पानी, वारी,
सलील, अम्बु, तोय, प्यो आदि। व्योम, देखिए बार बार अगर क्वेश्चन आता है तो आप इरिटेट मत होइए, उसको बस सुनिए। चीजें जितना रिपीट होगी आपके दिमाग में वो उतना बैठता जाएगा। प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम दे करके आइएगा उस समय आपको लगेगा, आपको फील होगा कि नहीं मैंने अच्छा किया। व्योम की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अंबर, आकाश, गगन, अनंत, अंतरिक्ष, ये सब व्योम की। सुधाकर की बात करें तो चंद्रमा, निशाकांत, इंदु, शशि, सुधाकर और मयंक इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 16 नंबर। 16, 17, 18, 19, 20 5 सवाल आपको ये फिल इन द ब्लैंक से मिलता है। स्टोरी आपको पढ़ना है और इसके स्थान पे क्या आएगा वो आपको भरना है। तो पहले एक सेंटेंस आप पहले सवाल के लिए आप पूरा यहाँ से लेकर जहाँ तक पूरे एक सेंटेंस को आपको पूरा एक वाक्य को पूरा पढ़ना है। उसके बाद ही आप ऑप्शन को देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। अब देखिए राष्ट्र के विकास की बात कर रहा है तो क्या सभी, पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा ऑप्शन है पूरा, पूरे, और तीसरा ऑप्शन है अधिक, और चौथा ऑप्शन है वो सर्वगामी है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम सभी को बिठाते हैं तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र के सभी विकास के लिए, सभी देखिए सभी विकास के लिए क्या होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी को पुट करते हैं तो हो जाएगा राष्ट्र के सर्वगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी 16 का आपका जवाब है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपको यहाँ पे जो दूसरा है वो दूसरा आपको पूरा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो आगे लिखा हुआ है जिस प्रकार वर्तमान से भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की सर्वोच्च संपदा है। अब देखिए यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ से उत्तम चरित्रवान वाले व्यक्ति ही, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की, क्या राज्य की, मोहल्ला की, प्रदेश की या राष्ट्र की। यहाँ पे देखिए यह राष्ट्र हो जाएगा सबसे बेहतरीन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे राष्ट्र का ही बात कर रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 17 का। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो 18 है वो आपको ये जो थर्ड है वो थर्ड बताना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैश योजना है, क्या हितकारी, लाभकारी, कल्याणकारी या फिर मनोहारी। तो क्या हो जाएगा, इसमें से जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा वो आप दीजिएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे है कि जनतंत्र के लिए तो यह एक कल्याणकारी योजना है। क्या है, कल्याणकारी योजना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे जो 4 है ये 4 के स्थान पर आपको भरना है। तो 4 यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, डैश एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध करना राष्ट्र के व्यामक। तो देखिए इतना दूर आपको जाना नहीं है, बस यहाँ पर देखिए, आप देखिए इसको सेट करना है आपको सेंटेंस, और ज्यादा सूटेबल जो रहता है बस उसी को डालना रहता है। बोल रहा है जन, समाज, राष्ट्र, संस्कृति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाज, राष्ट्र, लोग या राज्य। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एक बार राष्ट्र की बात कर चुके हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी कट जाएगा, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे संस्कृति, अब राज्य हो गया, लोग हो गया, तो हम लोग यहाँ पे समाज की बात कर रहे हैं। समाज यहाँ पे बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। तो राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है ना। हम परिवार के बारे में सोचते, समाज के बारे में सोचते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी आपका सही होने वाला है। अगला सवाल और लास्ट सवाल को देख लेते हैं। लास्ट में जो आपको 5 नंबर में भरना है, और 20वां सवाल, रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त शब्द को कौन से होंगे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया है कि प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम क्या है, तरीका
रास्ता, स्वप्न या फिर कदम। तो देखिए इसका जो सही स्वप्न है ना, क्या है? स्वप्न, जो स्वप्न को पूरा हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका दूसरा सेट कंप्लीट हो गया है। तीसरा, हर दिन आपको एक वीडियो चैनल पे मिलेगा। देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।